देखिए, भारत में ना सैलरी का जो पूरा सिस्टम है वो हमेशा से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। चलिए समझते हैं सरकार के नए कोड ऑन वेजेस को और इसका असल में सैलरी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आखिर दिक्कत क्या थी? बात बड़ी सिंपल है। हमारे पास इतने सारे पुराने कानून थे जो आपस में ही उलझ जाते थे। कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए ये समझना एक सिर दर्द बन गया था कि कौन सा नियम कब और कहाँ लागू होता है। अच्छा, इस पूरी उलझन को समझने के लिए ना थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। आप देखिए, 1936 से लेकर 1976 तक सैलरी और बोनस को लेकर ये 4 अलग-अलग कानून चल रहे थे। तो इस नए कोड का सबसे बड़ा मेन मकसद यही है कि इन सबको एक साथ लाया जाए और एक सीधी-सादी सिंपल रूल बुक बना दी जाए। तो इस पूरे झमेले को सुलझाने का तरीका क्या है? इसका जवाब है सरकार का नया कोड ऑन वेजेस 2019। और यकीन मानिए, ये भारत के लेबर कानूनों के लिए एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर कदम है। अगर बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो ये जो नया कोड है ये सैलरी से जुड़े पिछले चारों कानूनों को कह सकते हैं कि रिप्लेस कर रहा है। आइडिया एकदम क्लियर है, एक यूनिफाइड सिस्टम बनाना, मतलब एक देश एक सैलरी कानून। तो चलिए अब आते हैं इस कोड के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इसकी जान पर, और वो है वेतन यानी वेजेस की नई स्टैंडर्ड परिभाषा। क्योंकि समझिए, सारा खेल इसी एक शब्द पर टिका है। तो इस नए कानून के मुताबिक वेतन का मतलब है हर वो पैसा, हर वो पेमेंट जो एक कर्मचारी को मिलता है। और इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं: बेसिक पे, महंगाई भत्ता जिसे हम डीए कहते हैं, और रिटेनिंग अलाउंस। बस यह है इसकी कोर परिभाषा। अब देखिए, इस नई परिभाषा से चीजें एक तरफ तो काफी साफ हो जाती हैं। एक तरफ वो कंपोनेंट्स हैं जो हमेशा वेतन का हिस्सा रहेंगे, जैसे बेसिक पे और डीए, और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिन्हें इससे बाहर रखा गया है, जैसे आपका बोनस, एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, ग्रेच्युटी वगैरह। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। और वो ट्विस्ट है एक नंबर, एक ऐसा नंबर जो सब कुछ बदल देता है। 50%, 50%। इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि यही इस पूरे कोड का सबसे सबसे जरूरी नियम है। तो ये 50% का नियम है क्या? नियम ये कहता है कि किसी भी कर्मचारी की टोटल सैलरी का 50% से ज्यादा हिस्सा इन बाहर रखे गए कंपोनेंट्स अलाउंस वगैरह का नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ तो जितना भी अमाउंट 50% से ज्यादा होगा उसे वापस वेतन में ही जोड़ दिया जाएगा। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की टोटल सैलरी है 10,000 रुपये और उनके अलाउंस हैं 6,000 रुपये। अब 10,000 का 50% हुआ 5,000, लेकिन अलाउंस है 6,000, मतलब 1,000 रुपये ज्यादा। तो ये जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपये है ना, इन्हें भी अब वेतन का ही हिस्सा माना जाएगा। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि कंपनियां जानबूझकर बेसिक सैलरी को बहुत कम ना दिखाएं और अलाउंस को बढ़ा चढ़ा कर ना दिखाएं। अच्छा, एक और बड़ी बात, पहले के जो कानून थे ना वो अक्सर सिर्फ वर्कमैन या कामगारों पर ही लागू होते थे। लेकिन अब वो कहानी बदल गई है। इस नए कोड का दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया गया है। अब जो कर्मचारी या एम्प्लॉई की परिभाषा है उसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है। मतलब चाहे कोई स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनेजर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता हो या कोई मैनुअल वर्कर हो, अगर कोई सैलरी के लिए काम कर रहा है तो ये कोड उस पर लागू होगा। सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के सदस्य और कुछ खास तरह के अप्रेंटिस को ही इससे बाहर रखा गया है। चलिए अब इन कानूनी बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसका असल जिंदगी में हमारी सैलरी पर, हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यही तो सबसे जरूरी बात है ना? इसको एक बहुत ही सिंपल कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक कारखाने में सीता और महेश हैं जो एक ही मशीन पर बिल्कुल एक जैसा काम करते हैं। तो देखिए, पुराने सिस्टम में क्या होता था, ये बिल्कुल मुमकिन था कि महेश को पूरी सैलरी मिले और सीता को ठीक उसी काम के लिए आधी सैलरी पर रखा जाए। और इस तरह का भेदभाव कई जगहों पर होता था। और जब पूछा जाता था कि भाई ऐसा क्यों, तो जवाब क्या मिलता था? कुछ इस तरह का कि अरे सीता का पति भी तो यही काम करता है, तो उसे कम पैसों की जरूरत है। अब ये एक ऐसा तर्क था जो साफ साफ भेदभाव करता था, और नया कानून इसी चीज को टारगेट करता है। ये नया कोड बिल्कुल साफ साफ कहता है एक जैसे काम के लिए जेंडर के आधार पर सैलरी में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अब सीता और महेश दोनों को उस काम के लिए बराबर सैलरी देना कानूनी तौर पर जरूरी है। ठीक है,
तो ये तो हुआ एक असर। अब आते हैं इसके दूसरे बड़े इम्पैक्ट पर, और ये जुड़ा है सोशल सिक्योरिटी से, खास तौर पर प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ से। तो सवाल ये है कि इसका ईपीएफ पर असर कैसे पड़ेगा। देखिए, पहले क्या होता था, ईपीएफ कटता था सिर्फ बेसिक सैलरी पर, जिसमें ज्यादातर अलाउंस तो आते ही नहीं थे। तो इसका नतीजा क्या होता था, एक कम बेस अमाउंट और उस पर कम कंट्रीब्यूशन। लेकिन अब नए सिस्टम में ईपीएफ कटेगा वेतन की नई परिभाषा पर, जो कि टोटल सैलरी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब ज्यादातर लोगों के ईपीएफ खाते में पहले से ज्यादा पैसा जमा होगा, यानी रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बड़ी बचत। एक बात और समझना बहुत जरूरी है, ये जो कोड डाउन वेजेस है ये अकेला नहीं आया है। ये भारत में हो रहे लेबर लॉ रिफॉर्म्स की एक बड़ी पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा है। तो इस वेज कोड के अलावा 3 और कोड लाए गए हैं। एक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी पर, और तीसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस पर। ये चारों कोड मिलकर भारत के पूरे लेबर लॉ सिस्टम को, जो सालों पुराना था, उसे मॉडर्न बनाने और आसान बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, ताकि ये आज की इकोनॉमी के हिसाब से काम कर सके। तो देखिए, ये सिर्फ एक कानून का बदलना नहीं है, ये भारत में काम करने के पूरे तौर तरीके की नींव को बदलने जैसा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो नया यूनिफाइड सिस्टम बन रहा है, ये देश भर के करोड़ों कर्मचारियों और कंपनियों के लिए काम के भविष्य को किस तरह से बदलेगा, उसे कैसे एक नया आकार देगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसका पूरा असर हमें आने वाले सालों में धीरे धीरे देखने को मिलेगा।